वो डॉलर डॉलर में फ़र्क थोड़ा ना है, डॉलर का कलर थोड़ा ना बदला है भाई। एट द एंड ऑफ द डे 38 दिनों के बाद FIIs की है तो बाइंग, भले ही वो MSCI की वजह से आई हो, लेकिन फिर भी MSCI की बाइंग जो भी है लेकिन है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा FIIs की इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स उसमें लगातार बाइंग है। अब उसमें तो कोई MSCI का फैक्टर नहीं है और वहाँ तो 3 दिन से बाइंग हो रही है। पहले जो सेलिंग हो रही थी वो कैश में भी हो रही थी, इंडेक्स में भी हो रही थी, स्टॉक्स में भी हो रही थी। अब कैश में पहले सेलिंग कम हुई, कल थोड़ी सी बाइंग आई, भले MSCI की वजह से आई, प्लस इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार तीसरे दिन बाइंग हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके अलावा कुछ और पॉजिटिव हैं जिनको हम कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट होगा ब्रेंट क्रूड का फिसलना। $73 के नीचे आया ब्रेंट क्रूड, आई थिंक ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है। 72 पॉइंट समथिंग पर आ गए, तो वापस 73 पर आ गए, लेकिन ठीक है, उसके नीचे ही हमने 78 देखा था। इजराइल और हमास और जो हिजबुल्लाह की जो वॉर चल रही है उसमें सीज़ फायर की एक उम्मीदें बढ़ी हैं, इस वजह से ये एक इम्पैक्ट आया है। अच्छा, एक और चीज़, हम ऑब्वियसली एक एज एनिमी स्टेट पाकिस्तान को गिनते हैं ना, लेकिन अगर उसके अलावा कोई 2 कंट्रीज़ हैं जिसमें भारत को सबसे ज़्यादा चिढ़ है, तो वो है चीन और कनाडा। स्पेशली जो लास्ट कुछ टाइम में कनाडा में हुआ है उसकी वजह से, और ट्रम्प साहब ने इन दोनों कंट्रीज़ पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है। ये आपसे मेरे को जब 25% सुना था मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा लगा ना, हाँ, कनाडा पर टैरिफ लगा दिया, चीन पर टैरिफ लगा दिया, अच्छा है, भुगतो। तो वो मतलब वो भी एक हमारे लिए भाई, अब आप उनके अगेंस्ट कुछ हो रहा तो हमको अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, भले ही हम उसको दिखाएं ना, लेकिन वो फीलिंग तो आ रही है ना अंदर से अच्छी वाली, तो वो हो गया। उसके अलावा कुछ टेक्निकल क्यूज बड़े पॉजिटिव हैं। कल का HDFC बैंक का चार्ट रखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ भले ही MSCI का फैक्टर हो, लेकिन ये मार्केट को पता था कि MSCI फैक्टर है, उसके बावजूद कल जिस तरीके की बाइंग हुई और कल का HDFC बैंक का हाई पहली बार इतिहास में हम 1800 के ऊपर निकल पाए एक बार के लिए। उस 1794 जहाँ पर 2 बार टॉप बनाया था उसको नेगेट किया। कल निफ्टी IT ने ऑल टाइम हाई क्लोज दिया, और निफ्टी IT तो खैर लगातार इस इवन मंदी में भी आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, और अब तो तेज़ी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी ऑल टाइम हाई हुई। और एक चीज़ अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खबरें आ रही हैं। आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनका पॉलिटिकल कवरेज काफ़ी अच्छा होता है। खबर आ रही है कि शायद फडणवीस साहब को महाराष्ट्र की कमान दी जाए एज चीफ मिनिस्टर। जो चीज़ मैं सैटरडे को कह रहा था कि अगर वो हुआ तो आप वो 400-500 पॉइंट निफ्टी में और जोड़ दीजिए जो होने थे ना, तो वो हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एक और बड़ी रैली होगी मेरे ख्याल से। और आशीष, एक और चीज़, ये स्टॉक स्पेसिफिक मेरा व्यू नहीं है, लेकिन जो कल रात को कैबिनेट ने टेलीकॉम बैंक गारंटी पर बड़ा फैसला लिया है, वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। मैं आपको बताऊंगा कि वो मार्केट के लिए क्यों बड़ा पॉजिटिव है, लेकिन ये कल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, ये कल रात का अपडेट था। CNBC आवाज ने सबसे पहले बिगुल बजाया था, सबसे पहले ही आपको जानकारी दी थी। और किसने? लक्ष्मण रॉय साहब ने। लक्ष्मण जुड़ चुके हैं। दरअसल बैंक गारंटीज को लेकर टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, और उसमें खास तौर पे क्योंकि सबसे ज्यादा BGs यानी कि बैंक गारंटीज देनी थी वोडाफोन आइडिया को 24,700 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस कंपनी के लिए तो खास तौर पे बहुत बड़ा रिलीफ। लेकिन क्या डिटेल्स हैं, क्या फैसला लिया कैबिनेट ने, लक्ष्मण से जान लेते हैं। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच सबसे पहले जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जी धन्यवाद। लक्ष्मण, क्या अपडेट है, पूरी डिटेल समझाइए, कैबिनेट ने क्या कहा? हाँ, देखिए, दरअसल कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम दिया गया था नीलामी के जरिए, उन स्पेक्ट्रम के एवज में उनको बैंक गारंटी देने की जो शर्त थी उस शर्त को हटा लिया जाएगा, मतलब हटाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों ने स्पेक्ट्रम लिया था ऑक्शन में, उनको कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। ये 3 टेलीकॉम कंपनियां थी, रिलायंस जियो था, एयरटेल था, वोडाफोन आइडिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बैंक गारंटी देनी पड़ रही थी वो था वोडाफोन आइडिया को, जो पिछले कई महीनों से बकाया भी चल रहा था। सितंबर तक में 4,600 करोड़ रुपए तक का बैंक गारंटी देना था, जो कंपनी नहीं दे पाई थी। 24,700 करोड़ रुपए कुल बैंक गारंटी देनी है आने वाले महीनों में वोडाफोन आइडिया को। तो ये समझा जा रहा है कि इस फैसले का सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी है वो वोडाफोन आइडिया होगा। जाहिर तौर पे एयरटेल जियो को भी बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। इसके पीछे बड़ी ही ठोस दलील दी गई टेलीकॉम मंत्रालय की तरफ से। कहा यह गया कि 2022 के बाद जिनको स्पेक्ट्रम दिया गया था उनको तो बैंक गारंटी देने की
की शर्त हटा ही दी गई थी। जब उनको बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ रही है तो 2022 से पहले वाले को बैंक गारंटी क्यों दिया जाए, इस शर्त पर एक आम सहमति बनी, फिर यहाँ पे ये मंजूरी दे दी गई। हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया क्योंकि ये तकनीकी विषय था, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस पर सहमति बनकर इसको मंजूरी दे दी गई है। इसका गाइडलाइंस, जो संबंधित गाइडलाइंस है वो जल्द जारी किया जा सकता है। और सरकार का भी मानना था कि बैंक गारंटी की शर्त हटाने से सरकार के खजाने पर कुछ नहीं बोझ पड़ेगा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा मजबूत होगा। बहुत इंटरेस्टिंग। तो जो हेफ्टी बैंक गारंटीज टेलीकॉम कंपनीज को देनी थी, अब वो एलिमिनेट कर दी गई हैं, वेव ऑफ कर दी गई हैं। 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की बीजीज का कॉर्पस था। वोडाफोन आइडिया पे 24,000 करोड़ रुपए के आसपास बीजी सबमिट करने का उनको करना था। तो पूरे टेलीकॉम एज अ स्पेस और खासतौर पे वोडाफोन आइडिया के लिए बढ़िया पॉजिटिव खबर। वोडाफोन आइडिया के लिए तो पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन आपने लक्ष्मण के पास जाने से पहले कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अदर देन वोडाफोन आइडिया भी कुछ बियॉन्ड है क्या? देखिए, मैंने लक्ष्मण जी को एक चीज़ कही थी सैटरडे को, और मैंने कल भी ये बात कही थी उस वर्डिक्ट के बाद कि लक्ष्मण जी अब आपका काम बढ़ने वाला है। और वैसे लक्ष्मण जी ने कल सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की, सबसे पहले। उसके बाद सारे पब्लिकेशंस ने उसको फॉलो किया, ठीक है। कुछ हद तक शायद ये मार्केट में था भी, क्योंकि कल टुवर्ड्स द एंड वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में थोड़ा सी हरकत आपको दिखी है, थोड़ी सी, है ना। लेकिन एक चीज़ समझिए, ईजी नहीं होता टेलीकॉम जैसे सेक्टर में इस तरीके के फैसले लेना, क्योंकि आपको याद होगा वो 2G मामला जब हुआ था, वो सरकारी उस वजह से गई थी, क्योंकि टेलीकॉम एक ऐसा सेक्टर है उसमें क्रोनिक कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा आरोप लग जाता है कभी भी। तो इस फैसले को आप सिर्फ वोडाफोन के हिसाब से नहीं देखें। एक चीज़ जो इस वर्डिक्ट ने क्लियर कर दी है कि सरकार को अब ये लगता है कि नहीं, उनको एक ट्रस्ट फैक्टर है कि लोग हमारे इस डिसीजन को एज कंट्री पॉजिटिव देखेंगे। सरकार कड़े फैसले, कठिन फैसले ले पाएगी। एक और चीज़, नॉर्मली कैबिनेट की मीटिंग वेंसडे को होती है, इस बार मंडे को हो गई। तो मतलब वो इसलिए मैं जब कह रहा था ना कि भाई लक्ष्मण जी अब आपका और आपकी टीम का काम और बढ़ने वाला है, क्योंकि कभी भी अब इस तरीके के फैसले आ सकते हैं। तो आप उसको इस तरीके से देखें कि, और ये फैसला पिछले हफ्ते भी आ सकता था, नहीं आया, इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद आया। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि नहीं, मेरे फैसले पर मुहर लग रही, क्यों? क्योंकि उस समय आपको क्या होता है, सर जब इलेक्शन चल रहे थे तो सब क्या क्रोनी कैपिटलिज्म, अदानी, अंबानी, ये सब वो सब चल रहा था। उसके बीच में अगर आप इतनी बड़ी विक्ट्री लेकर आते हैं तो उसके बाद आपको पता होता है कि नहीं, एट द एंड ऑफ द डे ये हम फैसले, इस तरह के फैसले ले सकते हैं। तो ये एक सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर, टेलीकॉम एक बड़ा सेक्टर है। और इससे एक और चीज़ क्लियर हो रही है, आई थिंक अब सरकार का व्यू बहुत क्लियर है कि इस देश को 3 टेलीकॉम कंपनियां चाहिए। और जिस तरीके से वो पिछले कुछ महीनों में लोग इनके वापस कस्टमर्स लूज हो रहे हैं, उस हिसाब से भी ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव खबर मानी जाएगी। प्लस बैंकों के लिए भी बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि बैंकों का भी जो एक्सपोजर है वोडा आइडिया को लेकर या जो भी है, उसमें बार बार कयास लगा जाता है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट। मैं इसके लिए कह रहा था, मैं वोडाफोन आइडिया पर कोई ब्रीफ नहीं रखता, मैं नॉर्मली उस पर कमेंट भी नहीं करता हूँ, तो आपको पता ही है वो, मतलब जो हो, लेकिन एज ए सेक्टर ये अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक है, एज अ सेक्टर बहुत बढ़िया खबर आती हुई। लक्ष्मण, इस हफ्ते की वीकली कैबिनेट हो गई क्या, या ये आउट ऑफ द सिलेबस थी, एक और आएगी? नहीं, इसको उस तरीके से देखिए कि पिछले 2-3 हफ्ते से कैबिनेट की बैठक हुई नहीं थी, और बैठक नहीं होती है तो आशीष जी हमें सुबह सुबह याद भी नहीं करते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से पहले बैठक करा ली जाए, तो सोमवार को बैठक हो गई। और अब जो है, अब देखिए बुधवार को कहीं हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पार्लियामेंट चल रहा होता है तो कई सारे बिल सरकार लाना चाहती है, वो बिल को मंजूरी कैबिनेट से पहले दी जाती है। तो हो सकता है कि बुधवार को, लेकिन अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन सोमवार को इसीलिए किया गया क्योंकि 2-3 हफ्ते का बैकलॉग था और पार्लियामेंट चल रहा होता है, तो कई बार दिन समय सब बदल जाता है। जैसे कल 6:30 बजे शाम में बैठक हुई, 8:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो ये संसद के सत्र के दौरान थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक लक्ष्मण, थैंक यू सो मच सारी डिटेल्स हमारे साथ बढ़िया तरीके से शेयर करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था, इसीलिए अपफ्रंट एड्रेस भी कर लिया। अब आइए आज के ग्लोबल मूड माहौल टेक्सचर पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी आज मंगलवार के दिन। ग्लोब का हैंडओवर वगैरह, एशियन मार्केट्स, यूएस के मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। समझ लेते हैं पहले कैसे लग रहा है ग्लोब का समीकरण, कैसे लग रहा है सेटअप ग्रुप का। देखिए, ग्लोब का सेटअप अच्छा है। और वैसे खैर हमारी मार्केट अपने खुद के क्यू से चलती है, लेकिन फिर भी एक बार पासिंग में मेंशन कर देते हैं।
यूएस मार्केट में शानदार तेज़ी है, ऑल टाइम हाई पर डाउ, S&P, रसल 2000 सब, नैस्डैक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 दिन से, बट दैट्स ओके। और वो कल जो हम बात कर रहे थे ना कि ट्रंप ने जो स्कॉट बेसेंट को ट्रेजरी सेक्रेटरी या जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का फैसला लिया है उसको मार्केट चीयर करेगा, वही हुआ कल उस वजह से। और कल देखिए ओल्ड इकोनॉमी ने आउट परफॉर्म किया, तो वो क्लियर कट एक उसको जोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बेसिकली। तो इनके आने के बाद यील्ड्स ठंडी पड़ गई, यील्ड्स ठंडी पड़ गई, उस पर भी आऊँगा मैं। जैसे मैं कह रहा हूँ नैस्डैक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया, लेकिन बिकॉज ऑफ टेस्ला और एनवीडिया। लेकिन जो यील्ड की बात की ना आपने, 4.5% तक पहुँच गई थी यील्ड, 4.27% पर आ गई। इसका मतलब अब हम तैयारी कर रहे हैं एक और रेट कट के लिए। जो थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, वापस एक रेट कट की तैयारी हो रही है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स जो लगातार चला जा रहा था 108 के ऊपर पहुंच गया था, अब वो 106.8 पर आया, अब 107.27 हो गया, लेकिन फिर भी पीक से नीचे आया। प्लस वो जो इजराइल, हिजबुल्ला, हमास, वो जो बात हो रही है उसमें एक इम्पैक्ट आया। वो हमास लिख दिया था हमने शायद पहले, उसमें वो हिजबुल्ला एक्चुअली, इजराइल हिजबुल्ला, तो वो उसकी वजह से क्रूड में गिरावट आई और 75.4 से गिरकर हम 72.4 पर आए। तो वो एक अब वापस 73 पर आ गए, लेकिन फिर भी कल के मुकाबले तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए ये ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है। ग्लोबल पॉजिटिव है, सारे डेवलपमेंट्स बढ़िया है, हैंडओवर अच्छा मिला है। कुछ हद तक अपन अपने सेटअप की झलक देख रहे थे जब एफआईएस की चर्चा हुई थी, लेकिन कल का वो सेशन स्क्रीन्स पर रखेंगे। फ्राइडे के बढ़िया मूव्स के बाद कल भी सेशन बढ़िया ही रहा इवेंचुअली, पर इस सेशन की समाप्ति के बाद अब ट्रेड सेटअप कैसा खड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है? बढ़िया है ट्रेड सेटअप तो मेरे ख्याल से आज के क्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट है। एफआई की कल बाइंग है 9,950 करोड़ की कैश मार्केट में, डीआईएस की सेलिंग है 6,900 करोड़ की। अच्छा, फिर बता देता हूँ, MSCI का फैक्टर है, एक्सपेक्टेड था कि $2 बिलियन की बाइंग आएगी HDFC बैंक में। HDFC बैंक के डिलीवरी वॉल्यूम के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद जब हम ये बार देखेंगे तब उसमें थोड़ा ना बार बार कैवेट लगाएंगे, बड़ा सा डब्बा तो ये दिखाई देगा भाई हमारा ग्रीन बार बना है और इतने टाइम के बाद, तो उस हिसाब से पॉजिटिव है।